टाई की नॉट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफे का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सारा काम चौपट। दरवाजे खिड़कियों की वार्निश आज जरूर पूरी हो जानी चाहिए। और देखो, प्लम्बर आएगा तो जहां जहां के नल और पाइप खराब होना सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी सामने के आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था कि नई नौकरी के साथ साथ कुंदन की सारी पर्सनालिटी ही नहीं बल्कि बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है सारे व्यक्तित्व में। रौब जैसे टपक टपक पड़ता है। होठों के कोनों में चुरूट दबाए जाने से पहले इसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। ये भी रोज का ही एक क्रम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर्स सिल रहा था। कुछ दूर पर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टिनों में वार्निश तैयार करते लड़के को कुछ आदेश दे रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियाँ, आज काम पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन का और ज़्यादा लग जाए पर आपको ज़रा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साहब, मैं ना काम की क्वालिटी पर। अच्छा अच्छा। कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम के पार्टीशन पर नज़र पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देना। ये पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिज़ाइन क्या बताया था और क्या बनवा दिया, रबिश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पोर्टिको की सबसे निचली वाली सीढ़ी पर खड़ी हुई थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार वह फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय बाय। तब रमा को ख्याल आया, अरे ये तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वह नौकर के सामने बताए हुए सारे काम फिर से दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन ही उससे कहा करता था, अरे बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी, तुम इतनी बार कहती हो, इसी से मैं गड़बड़ा जाता हूँ। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक से बाहर निकली और दूर होती हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसके पीछे छोड़कर उससे बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वो अकेली रह गई है। 1 महीने पहले वह भी तो कुंदन के साथ ही निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था, पर अकेलेपन की ये अनुभूति तभी तक रहती है जब तक वो पोर्टिको में खड़ी रहती। जैसे ही वो फ्लैट का दरवाजा खोलकर भीतर घुसती, लगदग फर्नीचर, शीशों के दरवाजे और खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे डिजाइनर पर्दे, मिस्त्रियों की खटखट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच ना जाने कहाँ डूब जाती। काम की एक लंबी लिस्ट उसके पास होती थी जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता था, मार्केट के 1-2 चक्कर भी लगाने होते, और यह सब करते करते ही उसे शाम हो जाती थी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। फोन उठाकर उसने अपना नंबर बोला। कौन? मिसेस बर्मन, कहिए कहिए, क्या खबर है? मिसेस बर्मन शिकायत कर रही थी। कॉलेज छोड़े 1 महीना हो आया, एक बार सूरत तक नहीं दिखाई मैडम आपने। आउट ऑफ साइट? अरे नहीं नहीं, रमा ने बात बीच में ही काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर कोहनी मेज पर टिका ली। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वो फोन का संदेशा लिखने के लिए जो पैड रखा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आओ ना, साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हारे चले जाने के बाद तो हमारा डिपार्टमेंट सूना ही हो गया है। लंच के समय तो तुम्हें हम लोग बहुत मिस करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली। क्या बताऊं मिसेस बर्मन, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त हो गई हूं कि उधर आ ही नहीं सकी। अच्छा ये तो बताओ, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? अरे कहाँ ना, आ जाओ ना आज। सबसे मिल भी लेना, खाना भी साथ खाएंगे आज। और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैयार सी गई। आज तो संभव नहीं होगा मिसेस बर्मन, क्षमा याचना के स्वर में वो बोली। बस 1 हफ्ते और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल, देखेंगी तो समझेंगी कि 1 महीने तक मैं क्या करती रही। फिर और 2-4 इधर उधर की बातें, हल्की फुल्की सी मजाकें हुई और रमा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया वहाँ का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी ग्लानि भी हुई। वह क्यों नहीं गई? कैसे रह सकी बिना गए? आज बर्मन का फ़ोन नहीं आता तो पता नहीं और भी कितने दिनों तक उसका उस तरफ ख्याल ही नहीं जाता। क्या सचमुच वो बड़े अफसर की बीवी बन गई है? उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया।
एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिलकर आए। मना करने के बाद भी पहुंचकर वो सबको प्लेजेंट सरप्राइज देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के परांठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीज़ें वहाँ सबको बहुत पसंद थी। सारे डिपार्टमेंट में वह और मिसेस बर्मन ही विवाहित थी। बाकी सारी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की फरमाइश बनी रहती थी। उसे अपनी फेयरवेल पार्टी भी याद आई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े से गुलदस्ते के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख कर दिया था। साथ में कहा था, मिसेस चोपड़ा, आप इस पेन से अपनी थीसिस पूरी करिए। जब भी वापस आने का मन हो बिना किसी संकोच के चले आइएगा। आपका हमेशा ही स्वागत रहेगा यहाँ। उसके डिपार्टमेंट के सभी लेक्चरर्स गाड़ी तक छोड़ने आई थीं। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए पर लंच के समय खाना ज़रूर लेकर आया कीजिएगा। तब उसकी आंखें नम हो गई थी और आंखों में हंसी चमक उठी थी। तब उसे कुंदन की एक बात याद हो आई। तुम वहाँ पढ़ाने जाती हो या खाने? फ़ोन पर जब भी तुम लोगों की बातें होती हैं तो खाना ही डिस्कस हो रहा होता है। उसने केवल उन लोगों से ही नहीं कहा था, बल्कि एक्चुअली मन में भी उसने यही सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली ही जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने कॉलेज से एकदम काट लेना काफ़ी कष्टकारी होगा। इस तरह धीरे धीरे तो फिर भी तो क्या कुंदन ने ठीक ही कहा था? कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वो चुपचाप रो रही थी और कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा। तुम जरा भी कमी नहीं महसूस करोगी रमा। रादर यूल फील रिलैक्स्ड, रिलीव्ड। कितना स्ट्रेन है तुम पर आजकल। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी इसकी आशा औरों को चाहे रही भी हो, कुंदन को तो बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 सालों से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यवहारिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार का भी वो व्यावसायिक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। 10-12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया था रमा और कुंदन ने। पैसे की उसे इतनी बड़ी लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसर्न्स का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल से नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, कॉकटेल, ये सब वो बचपन से देखती आई थी, पर बस देखती ही आई थी, उसमें अपने आप को घुला नहीं पाई थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन को नौकरी ही नहीं दी थी। धीरे धीरे वे उसकी सारी जिंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा। आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ता था। विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर पर भी बड़ी बड़ी पार्टियां करनी होती। और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से ये फ्लैट मिला था। उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायती ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए तो ये नवीनता होगी, पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुनकर चीजें खरीदने के लिए दोनों में किसी के पास भी समय नहीं था। कुंदन चाहता था कि यह काम रमा को करना चाहिए। उसकी रुचि बहुत अच्छी थी। यूं भी यह काम उसी का तो है। फिर उसकी सुरुचि और सुगढ़ता तो के हल्ले तो उसके मित्रों के बीच में हैं, पर रमा के पास समय नहीं था। सुबह उठकर वो बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते वो नौकर को आदेश देकर जाती, सारे दिन के काम समझाती। नाश्ता करते करते वो अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ निकल जाती। 3 के करीब वो लौटती, थोड़ा आराम करती और फिर शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता था तो घर में भी किसी का आना रहता था। रात 11, साढ़े 11 पर वो सोती तो थक कर चूर हो जाती। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो तुम रमा? गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक वहां होता है, इनमें भी कहीं थका जाता है क्या? गाड़ी में बिठाकर ही ले आता हूं। रमा तब केवल सुनी सुनी आंखों से उसे देखती रहती। मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते जो उसे कल पढ़ाने होते और जिन्हें वो जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश हैं, कितना इम्प्रेस कर रखा है उसने। एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से रमा उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है रमा, देखता हूं तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है मेरी राइज में। यू सीम टू बी। क्या बेकार की बातें करते हो तुम, मुझे नींद आ रही है। कभी कुंदन फोन पर कह देता कि ठीक 7:30 बजे तैयार होकर रहना और आकर देखता कि वो तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता। रमा, तुम्हें टाइम की सेंस कब आएगी?
कभी घर पर खाना होता और कोई कसर रह जाती उस खाने में तो रात को बड़े संभल कर कहता, मैं ये नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3-3 नौकर हैं तुम्हारे पास, पर ज़रा खुद भी तो देखभाल कर लिया करो। ऐसे मौक़ों पर रमा चुप लगा जाती, कुछ नहीं कहती। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफ़र किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। मुझसे यह सब नहीं निपटा। लौट कर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा, क्या नहीं निपटा? यह रवैया मेरे बस का नहीं है। कितनी गिल्ट फील करती हूँ। बिना तैयारी किए लड़कियों को पढ़ाना, लगता है चीट कर रही हूँ उन्हें। 2 घंटे का समय भी मुझे अपने लिए नहीं मिलता। कुंदन सोच रहा था कि रात में रमा के साथ वो एक एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेंसन निकलसन वालों से बात कर ली है। रमा की बात सुनी तो वो चुप रह गया। बंटी की रिपोर्ट देखी? हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा को अपनी ओर खींचते हुए कुंदन ने बहुत प्यार भरे लहजे से कहा, तो तुम उसे पढ़ाया करो ना, क्यों परेशान होती हो? कब पढ़ाया करूं, तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे तक जो समय मिलता है उसमें वो खेलने जाता है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बालों में हाथ फेरते हुए कुंदन ने बहुत मुलायम स्वर में पूछा। कल मुझे पेपर पढ़ना है। 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी नहीं लिखी है। अब कोई झूठा बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। कुंदन की उंगलियां बालों पर से उतरकर गालों पर फिसलने लगी। 10 साल पूरे हुए, 6-8 महीने में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आ जाना निश्चित था, पर ऐसी हालत रही तो। और रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे। जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं। हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लान बिठाने की भी योजना है। उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत होगी, सम स्मार्ट यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्टैक्ट्स करने पड़ते हैं। यूल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते थे अपने लिए। एंड लकीली योर वाइफ, डॉक्टर फिशर कह रहे थे। अचानक उसके कानों में रमा के शब्द गूंजे, तुम मुझे छोड़ जाया करो। कोई ज़रूरी तो नहीं कि मैं सारे दिन हर जगह तुम्हारे साथ जाया करूं। कुंदन कुछ देर उसे यूं सहलाता रहा, फिर एकाएक उसे बाहों में भरता हुआ बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूं जो जा सकता हूं? ऑफिस के अलावा हमेशा हर जगह हम साथ जाते हैं। तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है। उनका विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय रहा है। समझ नहीं पाई कि क्या कहे। जब तक वह सो नहीं गई, कुंदन उसे प्यार से यूं ही थपथपाता रहा था। मीन साहब परांठे बनेंगे और अभी? चौंकते हुए रमा ने पूछा। फिर बोली, नहीं नहीं, 12:30 बजे बनाना है। 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे आज। इतने मैं एक चक्कर बाजार का लगा लाऊं और सोफे का कपड़ा लाकर दे दूं। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हाल में ख़त्म होनी है। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या सामान लाना है। कपड़े बदलने अंदर गई तो देखा नौकर ने रैक की सारी किताबें निकाल रखी थी और पोंछ कर जमा रहा था। इनमें से एक भी किताब उसने नहीं पढ़ी है। कुछ पर तो अभी नाम तक नहीं लिखा है उसने अपना। कुंदन ने एक दिन जोश में आकर इतनी ढेर सी किताबें खरीदकर उसके सामने रख दी थी। बात शुरू किसी दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा ही था कि बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा था, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से तो अच्छा है कि कुछ ना ही करो। स्वर में न कहीं तल्खी थी न शिकायत, बड़े सहज लहजे में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यही तो वो वाक्य था जिसे उसने अनेकों अनेक बार मनी मन दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला था। और अब तो उसे यह और भी ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था ओरिएंटल स्टाइल में। फिर भी उसने पूछा, क्या बात हो गई रमा? कुछ नहीं, रमा बोली। कुंदन को इस समय इस बात को खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए हुए वो लॉन की ओर निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर खड़ी खूबसूरत रॉकरीज बनाई हुई थी उनमें रख दी। पर लॉन से वो अभी संतुष्ट नहीं था। चाहता था लॉन पर्शियन कार्पेट में बदल जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला। कुंदन उससे बचना भी चाहता था और जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच ये निर्णय लिया है या केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निपटा नहीं, कल इस्तीफा दे दूंगी। स्वर के भीगे पन्ने कुंदन को भी कहीं छुआ, लेकिन फिर भी सारी बात को वो हल्के मजाक में बदलने के लहजे में कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है इस एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाने में? चोल वंश, चेदी वंश, इसके बारे में ना भी जानेंगे तो कौन सी जिंदगी हराम हो जाएगी?
रमा चुप। इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ा करो ना, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ क्रिएटिव करो, छुटपुट क्लासेस लो, अटेंड लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ। इससे अच्छा है अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपना बच्चा क्यों निग्लेक्ट हो। रमा चुप। कुंदन उस चुप्पी पर खींच गया, फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, पर यह तो सोचो, मुझे इस नई नौकरी में क्या दिलचस्पी है। तुम्हारे लिए, बंटी के लिए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो ये सोच रही थी कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। मेरा संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है क्या? मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है? है क्यों नहीं? मेरा मतलब ये नहीं है। 10 साल से काम कर रही थी, छोड़ दूंगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? मैं तो सोचता हूं तुम्हें ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। अब तुम्हें ये समय ही नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर मेरे सामने रख दी थी, और सचमुच उसके बाद उसे ये सब सोचने का समय ही नहीं मिला। आज भी मिसेस बर्मन के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई, वरना सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा है। पर्दों के लिए उसने लूम वालों से यह तय कर लिया था कि 40 गज कपड़ा बनाकर वे उस डिज़ाइन को नष्ट कर देंगे, जिससे वैसे पर्दे और कहीं देखने को न मिलें। डिज़ाइन भी उसने खुद ही पसंद करके बनवाया था। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहां जा जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग्स, झाड़ फानूस और भी सजावट की छोटी मोटी खूबसूरत चीजें उसने खरीदी थी। आज दरवाजों का पॉलिश खत्म हो जाएगा तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर मुंबई आ गए हैं, अगले सप्ताह तक यहां भी आ जाएंगे। तब तक वह सब जमा लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहां से एक आदमी बराबर आता जा रहा है। तभी उसे फोन करने का ख्याल भी आया। लाइन एंगेज थी। बाहर जाने के लिए निकल रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। हेलो। ओह, मैं सोच रहा था तुम कहीं मार्केट के लिए नहीं निकल गई हो। बस निकल ही रही थी। अच्छा सुनो डार्लिंग, लंच पर मेरे साथ आप साहब होंगे, यहीं के हैं। बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा देख लेना। डेकोरेटर को फ़ोन किया? किया था, पर लाइन नहीं मिली। लौट कर फिर कर लूँगी। अच्छा चलो ठीक है, ओके। खट। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबालकर इन उबले हुए आलू में मिला लो, पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट्स बना देना। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है। 1 तारीख लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वो घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता था और उसके चेहरे पर एक संतोषमय गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में रमा को बाह में भरकर कहता, यू आर रियली वंडरफुल डार्लिंग। यूं खुले में चूमने की मर्यादा वो तोड़ नहीं पाया था, उसी से केवल उसे दबाकर छोड़ देता। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज इन ट्यून। क्यों? कलफ लगा नैपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोद में फैल गया। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं, 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं, मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूंगा। रमा खाती भी जा रही थी और उसकी प्लेट का ध्यान भी रख रही थी। जो चीज खत्म हो जाती रख देती। बस यार, एक बार वो रो पटकना है कि डायरेक्टर की नजरों में जम जाऊं। एक बार ये लोग मुझसे इंप्रेस हो जाए ना तो रास्ता आगे का बिल्कुल साफ है। डॉक्टर फिशर को तो जब भी मौका मिलेगा वो मेरे फेवर में ही राय देंगे। कुंदन बोला। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलकमय आवेश पर मंद मंद मुस्कुराती रही। तभी नौकर आकर कहता है, मेम साहब आपका फोन है। अरे किसका है, बोलो बाद में करें, मेम साहब इस समय लंच कर रही हैं, कुंदन बोला। वो इस समय रमा को वो सारी बातें सुनाना चाहता था जो उसके और फिशर के बीच में हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत, फिर भी वो अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। इस पर बैरा बोला, साहब कॉलेज से मिसेस बर्मन का फोन है। अरे ठहरो, रमा बोली। वो उठ खड़ी हुई। बातें शुरू हुई तो वो भूल ही गई कि कुंदन खाने की मेज पर बैठा हुआ है और वो खाना बीच में छोड़कर आई है। ओ डार्लिंग आओ ना, तुम औरतों को भी बस एक बार चरखा चल जाए तो खत्म ही नहीं होता। रमा ने फोन रखा और लौट आई। चरखा क्या, कोई इतने अपनेपन से बुलाए तो मैं ठीक से बात भी ना करूं, ये भी कोई बात हुई भला, रमा बोली। अच्छा अच्छा, अब तुम अपना खाना खत्म करो। ठीक है कर लेती हूं, तुम्हारा खाना हो गया तो तुम उठो ना। नो नो, ये कैसे हो सकता है, कुंदन बोला। खाने के बाद कॉफी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली। गोल गोल छल्लों के रूप में धुआं उगलता रहा। फिर रोज की तरह 5 मिनट के लिए आंखें मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी।
अब चलें। झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा और दूसरा छोटा। अरे ये क्या, तनख्वाह ले आए? आज क्या पहली तारीख हो गई है? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ये आया बैरा और खानसामा का है। 80, 80 और 100। कुंदन ने छोटा बंडल बढ़ाते हुए कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और ये तुम्हारा है? फिर जरा सा झुक कर बोला। अब जो मुनासिब समझो। इस गुलाम को 5 सिगरेट के लिए दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं हंसता हुआ छोड़कर आगे चली गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नई नौकरी? कमेंट करके बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। अपना और अपने समस्त परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।